नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। ठीक है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र, चुंबकीय शैथिल्य वक्र, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि चुंबकीय शैथिल्य वक्र जो है वो क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ एक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अपने जो B और H के मध्य वक्र खींचा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके बीच में जो वक्र खींचा जाता है वो अपना क्या कहलाता है, BH वक्र कहलाता है। या उसी वक्र को किस नाम से जाना जाता है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ये वक्र किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये मूल बिंदु O है, इस साइड B आता है और इस साइड जो है वो H आता है। इस साइड H के मान बढ़ते जाते हैं और इस साइड जो है वो B के मान लगातार बढ़ते जाते हैं। अपने सबसे पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, एक परिनालिका लेते हैं और उस परिनालिका के अंदर क्या होता है, जैसे अपने ये परिनालिका है, ठीक है, और परिनालिका के अंदर क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने के बाद में क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित करने के बाद में इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और आप लोग क्या छोड़ दोगे, एक चुंबकीय पदार्थ छोड़ दोगे। इसमें जब चुंबकीय पदार्थ को छोड़ा जाता है तब क्या होगा, जब आप लोग इसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को छोड़ दोगे तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वजह से पदार्थ जो है वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे चुंबक के गुण उसमें आने शुरू हो जाएंगे। और आपको चुंबकीय पदार्थ कौन सा लेना है, तो आपको चुंबकीय पदार्थ लेना है यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो आप लोग बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो यानी चुंबकन क्षेत्र में रख रहे हो, तो जिस क्षेत्र में पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए रखा जाता है वो चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। H के अंदर आप लोग इसे रख रहे हो तो H के मान को आप लोग लगातार बदलते जाओगे और देखोगे कि H के साथ साथ B का मान जो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है और उसका आप लोग क्या कर दोगे, एक वक्र बना दोगे। उसी को अपने क्या कहते हैं, BH वक्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपने क्या करते हैं, आप लोग जब H के मान को बढ़ाते हो तो H के मान को बढ़ाने पर क्या होगा, H के मान को बढ़ाने पर धीरे धीरे जो आपके पास में B का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे B का मान क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे H बढ़ाते हो B का मान भी बढ़ेगा, परंतु एक अवस्था के बाद में H के मान को चाहे कितना ही बढ़ा लिया जाए B का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि H के मान को आप लोग कितना ही बढ़ा लो B का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वो जो उसकी अवस्था है उस अवस्था को अपने क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था, यानी वो उसकी कौन सी अवस्था है, संतृप्त अवस्था है। इस अवस्था के बाद आप जितनी मर्जी क्या कर लो, H के मान को बढ़ा लो, B का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये किसे बता रहा है, ये संतृप्त अवस्था को बता रहा है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आप लोग H के मान को बढ़ाने की बजाय क्या करोगे, घटाना शुरू कर दोगे। यानी पहले आप लोग H के मान को बढ़ा रहे थे, अब आप लोग क्या करोगे, H के मान को कम करना शुरू करोगे। H के मान को कम करोगे तो आप लोग देखते हो कि H के मान को कम करने पर इस प्रकार से आपको ये वक्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग H के मान को कम करोगे B का मान भी क्या होगा, कम होगा, परंतु एक कंडीशन आने के बाद में H का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर B का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो वक्र के अंदर सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, H के मान को बढ़ा रहे हैं, B का मान बढ़ रहा है और O से लेकर के AB वक्र अपने को प्राप्त होता है। ये वक्र सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रहा है, अलग आकृति का वक्र हमें प्राप्त हो रहा है। फिर देखो आगे अपने H के मान को बढ़ाते बढ़ाते इसकी संतृप्त अवस्था तक पहुंचते हैं, जहां आप जितनी मर्जी H के मान को बढ़ा दो B का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग H के मान को कम करना शुरू करते हो। H के मान को क्या करना शुरू करते हो, कम करना शुरू करते हो। फिर से देखिए आप लोग H के मान को बढ़ाते हो, B का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर अवस्था आती है कौन सी, संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था आने के बाद में आप H के मान को बढ़ाते हो पर B का मान क्या नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ठीक है,
फिर क्या होती है, फिर आप लोग h के मान को कम करना शुरू करते हो तो h का मान 0 कर देते हो। जैसे जैसे h का मान कम करते हो b का मान कम होता है, पर h का मान जब 0 हो जाता है तब b का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है। ऐसा आप लोग ग्राफ के अंदर देख भी सकते हो कि जो स्मॉल c पॉइंट आपका आ रहा है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो o और c जो है, ये जो दूरी है आपके पास में क्या नहीं होती, 0 नहीं होती। यानी आपका ग्राफ जो है वो कहाँ नहीं मिलता, 0 पर आकर के नहीं मिलता, मूल बिंदु पर नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मान आपके पास में शेष है। h का मान तो आ गया, यानी s तो 0 हो गया, पर b क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। b 0 नहीं होने का मतलब क्या है, पदार्थ में अब भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र शेष है। इसे अपने कहते हैं अवशेष चुंबकीय क्षेत्र। यानी अब जो आपके पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र शेष है। ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में बचा है, अवशेष चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में बच गया है। ठीक है, यानी अवशेष चुंबकत्व जो है वो आपके पास में अब बच चुका है। अवशेष चुंबकत्व, जो चुंबक के अंदर बचा हुआ, लोहे चुंबकीय पदार्थ में जो बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, अब अवशेष चुंबकत्व कहलाएगा। और पदार्थ की ये जो कंडीशन है इसे क्या कहा जाता है, पदार्थ की ये जो अवस्था है इसे कहा जाता है धारणशीलता। ये जो अवशेष चुंबकत्व बचा हुआ है इसी को अपने क्या कहते हैं, पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता। यानी जब h का मान 0 हो जाता है तब पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व को क्या कहा जाता है, पदार्थ की धारणशीलता कहा जाता है। ये कब मिलती है आपको, जब आप लोग h का मान क्या कर देते हो, 0 कर देते हो। इसके बाद में एक नई कंडीशन शुरू करते हो। आप लोग क्या करते हो, h का मान जो है आप बढ़ा रहे थे, फिर कम कर रहे थे, फिर 0 कर दिया। अब h का मान आप लोग और कम करोगे, यानी कौन सी दिशा में लेकर के जाओगे, इसे नेगेटिव दिशा में लेकर के जाना शुरू कर दोगे। तो जैसे जैसे नेगेटिव दिशा में लेकर के जाओगे आप लोग देखते हो कि b का मान क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है। और एक कंडीशन पर जाने के बाद में b का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे o a b c और d पर पहुँच करके b का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपने देखा कि h का मान तो है नेगेटिव और b का मान क्या है, 0। b का मान क्या है, 0। ये जो कंडीशन है इसे कहा जाता है निग्राहिता। इसे पदार्थ की क्या कहा जाता है, निग्राहिता कहा जाता है। यानी h का वह ऋणात्मक मान, h का वह ऋणात्मक मान जब पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र b का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाती है, उस पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। h तो अवशेष चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो लाइन आई है आपके पास में, ये तो क्या है, अवशेष चुंबकत्व है। और ये जो लाइन आपके पास में आ रही है, ये लाइन किसे बता रही है, ये लाइन बता रही है निग्राहिता को। तो इसे तो मैं लिख देता हूँ धारणशीलता। ये क्या है, धारणशीलता है। और ये जो है, ये क्या है, ये पदार्थ की निग्राहिता है। निग्राहिता यानी h का वह ऋणात्मक मान जब पदार्थ के चुंबकत्व का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या कहलाती है, पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने h का मान और ज़्यादा क्या करते हैं, नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। यानी h का मान और ज़्यादा आप लोग क्या कर देते हो, कम करते हो। तो कम करते करते एक बार फिर से आपको कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, आपको एक बार फिर से अवस्था प्राप्त हो जाएगी इसकी संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था, संतृप्त अवस्था। यानी h के मान को यदि आप लोग b 0 होने के बाद में और भी कम करते हो तो b का मान जो है वो ऋणात्मक दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ऋणात्मक दिशा है, इस ऋणात्मक दिशा में b का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। परंतु यहाँ भी आपको कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, एक संतृप्त अवस्था जो है वो प्राप्त हो जाती है। यदि E और F से मैं इसे लिखता हूँ तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हो जाती है, एक बार फिर से संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये कौन सी अवस्था है, इसकी संतृप्त अवस्था है। एक बार फिर से ये अवस्था आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी अब आपके पास में क्या है, आप चाहे h के मान को कितना ही कम कर लो, अब b का मान और ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा था पर संतृप्त अवस्था के बाद में और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब फिर से क्या होगा, फिर से आप लोग h के मान को बढ़ाना शुरू करोगे, यानी 0 की ओर लेकर के जाना शुरू करोगे, तब आपकी ये कंडीशन बनेगी जहाँ क्या होगा, आपका मान एक बार फिर से बढ़ना शुरू होगा और h पर जाकर के आप लोग देखोगे b का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, ये फिर से आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ आप लोग देखोगे कि h का मान तो आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। h का मान तो आपने यहाँ क्या कर दिया है, 0 कर दिया। ये देखो, ये h वाली लाइन तो 0 पर आ गई, पर ये लाइन अब भी बाकी है। यानी इसे फिर से क्या कहा जाएगा, इसे फिर से कहा जाएगा धारणशीलता।
ये क्या है आपके पास में धारणशीलता है, और ये जो मान आपके पास में है ये क्या है, निग्राहिता है। फिर से आपको धारणशीलता और निग्राहिता प्राप्त होगी। अब आप लोग क्या करोगे, फिर से जो मान है h का मान इसे बढ़ाना शुरू करोगे और फिर से आपको ये ग्राफ आगे जा कर के b पर पहुंच जाएगा। अगर नाम लिखूं EF, इसे मैं G से लिख देता हूँ, इसे G से लिख देता हूँ और इसे H से लिख देता हूँ, और ये फिर से क्या मिल जाता है आपको, संतृप्त अवस्था मिल जाती है। तो इस तरीके से अपने ये क्या बनता है, इस तरीके से अपने यहाँ पर ये जो है चुंबकीय शिथिल्य वक्र जो आप लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको ये ढंग से दिख जाए। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, एक चुंबकीय शिथिल्य वक्र का निर्माण कर लिया है। ये जो सामने वक्र बना हुआ है, इसी वक्र को अपने किस नाम से जाना जाता है, इसी वक्र को अपने जाना जाता है चुंबकीय शिथिल्य वक्र के नाम से। ये जो वक्र कंप्लीट बना हुआ है इसी को अपने क्या कहते हैं, चुंबकीय शिथिल्य वक्र कहते हैं। ठीक है, तो इस वक्र के अंदर आप लोगों ने देखा है कि ये ग्राफ कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, उसी लाइन से होकर के नहीं गुजर रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल शुरुआत में क्या किया, h के मान को बढ़ाना शुरू किया। h के मान को आपने बढ़ाया, पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त हुई, संतृप्त अवस्था प्राप्त हुई। h के मान को आपने कम किया, b का मान आपको क्या प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसे आपने बोला धारणशीलता। h का मान ऋणात्मक दिशा में लेकर के गए, b का मान 0 हुआ, उसे आपने बोला निग्राहिता। h के मान को और ज़्यादा बढ़ाया, फिर से आपको कौन सी अवस्था मिली, संतृप्त अवस्था मिली। फिर से आपने h के मान को क्या किया, बढ़ाना शुरू किया, आपको क्या मिली, वहाँ पर धारणशीलता मिली। h का मान क्या हो गया, जब 0 हो गया तो उसमें क्या हो गया, आपके पास में मान जो है वो निग्राहिता का प्राप्त हुआ। फिर से आपने मान बढ़ाया और आपको संतृप्त अवस्था जो है वो प्राप्त होगी। तो इस चक्र के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, आपने देखा कि ग्राफ जो है ये कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, रिविजन या ग्राफ जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वक्र है, ये वक्र अपने क्या होता है, चुंबकीय शिथिल्य वक्र कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया टॉपिक अपना इसके अंदर आता है। इसके बाद में टॉपिक आता है जिसके अंदर अपने विभिन्न जो कार्य होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, चुंबकीय पदार्थों का चयन किया जाता है। तो ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस का इस साल हिस्सा नहीं है, यानी जो अपने नरम लोहे और कठोर लोहे के मध्य वक्र खींचा जाता है, ये वक्र वाला टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा इस बार नहीं है। इसलिए मैं आपको अभी जो बचे हुए 2 टॉपिक है पहले वो करवा देता हूँ, और लास्ट में जो समय बचेगा उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में भी आपको बता दूँगा। ठीक है, अभी जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको नोट्स में मिलेगा, जिसके अंदर विभिन्न उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन या कोमल चुंबकीय पदार्थ एवं कठोर चुंबकीय पदार्थ, ये जो पार्ट है ये आपके सिलेबस का हिस्सा अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है शिथिल्य ह्रास। नेक्स्ट टॉपिक अपना है शिथिल्य ह्रास। शिथिल्य ह्रास का मतलब देखिए क्या होता है। शिथिल्य ह्रास का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक में बदल रहे हो। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ को क्या कर रहे हो, आप लोग चुंबकित कर रहे हो, यानी चुंबकीय पदार्थ को आप लोग क्या कर रहे हो, चुंबकित कर रहे हो, या चुंबक के अंदर आप लोग उसे बदल रहे हो। उसके बाद में आप उसे फिर से क्या कर रहे हो, विचुंबकित कर रहे हो, यानी आप लोग क्या करते हो, किसी पदार्थ का चुंबकन करते हो। जब आप लोग पदार्थ का चुंबकन करते हो तो उसमें अपने क्या करते हैं, पदार्थ को ऊर्जा देते हैं। फिर जब विचुंबकन किया जाता है, पदार्थ अपने को ऊर्जा देगा, पदार्थ अपने को क्या करेगा, ऊर्जा देगा, और यहाँ अपने पदार्थ को क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो अपने देखते हैं कि चुंबकन के समय जो ऊर्जा हम लोगों ने दी है और विचुंबकन के समय जो उसने फिर से अपने को ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा में क्या होता है, अंतर होता है। अपने अधिक ऊर्जा देते हैं और वो अपने को फिर से कम ऊर्जा देता है। तो इसी अंतर को अपने किस नाम से जानते हैं, इसी अंतर को अपने कहा जाता है शिथिल्य ह्रास। शिथिल्य ह्रास या शिथिल्य हानि, यानी चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का मान क्या होता है, विचुंबकन के समय दी गई ऊर्जा के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी हानि को अपने शिथिल्य ह्रास के नाम से जानते हैं। और बीएच वक्र का जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है आपको, जो अपने यदि इसकी बात करें कि ऊर्जा हानि का मान किसके बराबर प्राप्त होता है, तो जो शिथिल्य वक्र आपका होता है उसका जो आपको क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, शिथिल्य ह्रास के बराबर आता है, परंतु कुछ एक कंडीशन के साथ।
जो चुंबकीय शिथिल्य वक्र का क्षेत्रफल है वो एकांक आयतन के लिए और एक चक्कर पूरा करने के लिए एक चक्कर पूरा करने पर और एकांक आयतन के लिए आपको जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका प्रति सेकंड ऊर्जा हानि के बराबर। इससे आपके पास में जो प्रति सेकंड ऊर्जा हानि आने वाली है वो किसके बराबर आएगी, क्यू के बराबर आएगी, जो किसके बराबर आएगी, और आपके बराबर आएगी Q इक्वल एन ए वी के। वी तो आयतन, ए क्षेत्रफल और एन जो है प्रति सेकंड जो आवृत्ति अपने पास में होती है उस आवृत्ति का मान है कि कितने चक्कर वो लगा रहे हैं। तो शिथिल्य अयस्क का सूत्र आपके पास में क्या बनता है, ये बनता है Q इक्वल एन ए वी या वी ए एन, जैसे भी आप लोग इसे याद रखो, ये आपके पास में शिथिल्य अयस्क का सूत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ जो है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्या बनानी हो, विद्युत चुंबक बनानी हो, क्या बनाना हो आपको, विद्युत चुंबक बनाना हो, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो आपके पास में पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, यदि ये आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर आप लोग देखिए, एक तो आप लोग इसमें बताओगे जब भी आपको क्या बनानी हो, विद्युत चुंबक बनानी हो। ठीक है, जब भी आपको क्या करनी हो, विद्युत चुंबक बनानी हो, तो विद्युत चुंबक मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में बताया कि एक तो अपने पास में होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में कुछ एक कमियां रह जाती है, जैसे प्राकृतिक चुंबक की दालनशीलता क्या होती है, कम होती है। दूसरी निग्रहिता क्या होती है, उसकी कम होती है। ठीक है, अब इनका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, दानशीलता कम होती है और निग्रहिता क्या होती है, उसकी कम होती है। परंतु जब आप लोग प्राकृतिक चुंबक की बजाय कृत्रिम चुंबक बनाते हो तो कृत्रिम चुंबक बनाते समय अपने जो प्राकृतिक चुंबक में कमियां रह जाती है उन्हें दूर करते हैं। यानी आपको जरूरत होती है एक ऐसी चुंबक की जो क्या हो, प्रबल हो, चुंबक क्या हो आपकी, प्रबल हो। अगर आप लोग प्रबल चुंबक बनाना चाहते हो तो आपको पता है कि उसके अंदर चुंबकत्व जो है, अवशेष चुंबकत्व जो है उसका मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी आपके पास में दालनशीलता जो है इसका मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, आप लोग ये भी तो चाहोगे कि जो चुंबकत्व के उसमें गुण है वो जल्दी से क्या न किया जा सके, नष्ट न किए जा सके। यानी जो भी उसके अंदर चुंबकत्व के गुण है कोई आसानी से उन्हें क्या नहीं कर सकना चाहिए, निरस्त नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी जो निग्राहिता है उसका मान भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे उसके चुंबकत्व के गुणों को आसानी से क्या नहीं किया जा सके, नष्ट नहीं किया जा सके। और ये सभी गुण किसमें पाए जाते हैं, ये सभी गुण पाए जाते हैं एल निको, जो आपके पास में मिश्र धातु है उस मिश्र धातु में। तो जो अपने विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं ये किससे बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक आपके बनाए जाते हैं एल निको से। और ये आपको कहाँ काम में लिए जाएंगे चुंबक, ये धारामापी, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सभी में काम में लिए जाते हैं। एक टॉपिक इसमें आता है ट्रांसफार्मर की क्रोड कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है उसे यदि अपने बनाना हो तो किसे काम में लेना होगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड, अगर ट्रांसफार्मर की क्रोड आपको बनानी हो तो क्या क्या ज़रूरी है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि उस क्रोड की पारगम्यता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, जा सके। यानी एक ऐसे पदार्थ की आपको ज़रूरत होती है जिसकी पारगम्यता क्या हो, अधिक हो। पारगम्यता उसकी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और जो शिथिल्य अयस्क है, शिथिल्य अयस्क, ये शिथिल्य अयस्क उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी गुण जो है किसमें पाए जाते हैं, ये सभी गुण पाए जाते हैं नरम लोहे में। किसमें पाए जाते हैं ये सभी गुण जो है, ये पाए जाते हैं नरम लोहे में। नरम लोहा जो है उसका शिथिल्य अयस्क कम होता है और उसकी पारगम्यता जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए अपने किसका चयन किया जाता है, नरम लोहे का चयन किया जाता है। अपने जो समय बचा है उसके अंदर मैं आपको जो ग्राफ है वो बना करके दिखा दूँ, हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो नरम लोहा जो है उसका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसके अलावा जो आपके पास में मिश्र धातु है, एक तो परमेलोय और एक जो आपके पास में है म्यू मेटल। परमेलोय और म्यू मेटल, परमेलोय और म्यू मेटल, इनको भी क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ये आपके पास में Fe+Ni से बना होता है। किससे बना होता है, ये आपके पास में Fe+Ni जो है उसकी मिश्र धातु होती है। लोहा प्लस निकल जो है उसकी मिश्र धातु होती है। और जो म्यू मेटल आपके पास में ये Fe+Ni+Cu+Ni
Mn जो होता है उसकी मिश्र धातु होती है। Fe प्लस Ni प्लस Cu प्लस Mn जो है उसकी मिश्र धातु होती है। इनका उपयोग किया जाता है किसके लिए? ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए। सामान्यतः अपने क्या जरूरी है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए? नरम लोहा जो है, उस नरम लोहे की ज़रूरत होती है। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपको जो टॉपिक आपके हटाया गया था, जो ग्राफ आता है, जो कठोर लोहा और जो नरम लोहा है या विभिन्न जो उपयोग है उनके लिए जो चुंबकीय पदार्थों का चयन किया जाता है, उनके लिए ग्राफ है जो हटा दिया गया है। मैं आपको थोड़ा बहुत उस ग्राफ के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए, विभिन्न उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, या आपके पास में जो कोमल चुंबकीय पदार्थ और जो कठोर चुंबकीय पदार्थ है उनके मध्य ग्राफ। कोमल व कठोर चुंबकीय पदार्थ, यदि इनके मध्य आपको ग्राफ पूछा जाता तो आपको क्या करना होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके सिलेबस से जो हटाया गया है वो वर्गीकरण हटाया गया है चुंबकीय पदार्थों का, जिसके अंदर आप लोग प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पढ़ते हो, और ये आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। ये मान करके चलो कि ज़्यादातर चैप्टर जो आपका ये आप लोग पढ़ ही लोगे। तो एक तरफ इसमें बी है और दूसरी तरफ क्या होता है? एच होता है, और ये अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में इसका मूल बिंदु होता है। तो ये वक्र खींचा जाता है, एक तो खींचा जाता है जो कच्चा लोहा या अपने कठोर चुंबकीय पदार्थ जिसे कहते हैं, और दूसरा खींचा जाता है इस्पात के मध्य। ठीक है, तो ये वक्र देखिए कुछ एक इस प्रकार से खींचा जाता है। ठीक है, ये आपके पास में जो वक्र है ये प्राप्त होता है किसके लिए? ये वक्र आपको प्राप्त होता है कच्चे लोहे के लिए, या नरम लोहा जो होता है उस नरम लोहे के लिए। और फिर आप वक्र बनाते हो किसका? कठोर लोहे का। तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का वक्र जो है आपको प्राप्त होता है कठोर लोहे के लिए। कठोर लोहे के लिए मैंने रफली ये वक्र बनाए हैं, आप लोग थोड़ा ढंग से बना लेना इनको। कुछ इस तरीके से ये वक्र जो है आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन वक्रों के अंदर बहुत सारी खास बातें हैं जो आपको दिखाई देगी। क्या क्या दिखाई देगा इसके बारे में कुछ एक बातें मैं आपको जैसे बताऊं। अगर इन वक्रों के बारे में आप लोग देखो तो सबसे पहले तो इन वक्रों के अंदर आप लोग देखते हो कि जो एच के किसी भी मान के लिए नरम लोहा जो होता है उसमें बी का मान क्या प्राप्त होता है? आपको अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, उसका मान आपको क्या प्राप्त होता है? जो नरम लोहा है उसका मान आपको अधिक प्राप्त होता है। देखो H का कोई भी मान देखो, H के किसी भी मान पर, H के किसी भी मान के लिए, H के किसी भी मान के लिए आप लोग H का कोई भी मान देखो H का जैसे आप लोग ये मान देखते हो इस जगह, तो इस जगह आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में जो कठोर लोहा है उसका मान तो इतना आ रहा है, पर यहाँ बी का मान कितना प्राप्त हो रहा है? अधिक प्राप्त हो रहा है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग देखते हो तो किसी भी पॉइंट पर जो नरम लोहा आपके पास में है, नरम लोहा या इस्पात अपने मान करके चले, तो नरम लोहे के लिए आपके पास में बी का मान क्या प्राप्त होता है? अधिक प्राप्त होता है। किसकी तुलना में? कठोर लोहे की तुलना में। यानी जो स्टील वगैरह जो आपके पास में अगर होता तो उसमें उसका मान आपको कम प्राप्त होता, और नरम लोहे का मान जो है आपको क्या प्राप्त होता? अधिक प्राप्त होता। बात समझ में आई? यानी नरम लोहा जो होता है उसके लिए बी का मान आपको क्या प्राप्त होता है? अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए अपने ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि अपने सातवां जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बार बार ये बोल रहे थे कि अपने धारमापी बना रहे हैं, एमीटर बना रहे हैं, वोल्टमीटर बना रहे हैं, तो उन सब के अंदर अपने क्या रखते हैं? नरम लोहे का क्रोड रखते हैं। तो नरम लोहे का क्रोड रखने की एक वजह क्या आती है? बी का मान अधिक होना। ठीक है, वहाँ बी का मान क्या प्राप्त हो रहा था? अपने को अधिक प्राप्त हो रहा था। इसलिए क्या किया जाता है? नरम लोहे की क्रोड को काम में लिया जाता है। इसके अलावा नरम लोहे की धारणशीलता आपने देखे तो नरम लोहे की धारणशीलता जो है वो आपको क्या प्राप्त होती है? स्टील जो होती है उससे अधिक प्राप्त होती है। नरम लोहा जो है, नरम लोहे की धारणशीलता
नरम लोहे की धारणशीलता आपको क्या प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है। ये वाला मान जो है, ये मान धारणशीलता कहलाता है। तो आप लोग देख सकते हो किसका ज़्यादा है, कच्चे लोहे जो है उस कच्चे लोहे का ये मान जो है वो ज़्यादा है। तो धारणशीलता किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर जो नरम लोहा है उसकी धारणशीलता जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और अगर अपने निग्राहिता की बात करें, निग्राहिता देखें तो जो आपके पास में कच्चा लोहा है उसकी निग्राहिता कम है, और जो आपके पास में स्टील है या जो आपके पास में कठोर लोहा है या जो कठोर चुंबकीय पदार्थ है उसके लिए जो आपके पास में निग्राहिता है उसका मान क्या है, ज़्यादा है। जैसे ये वाला देखो, ये मान ज़्यादा है और ये मान कम है। किसका मान कम है, जो कच्चा लोहा है उसके लिए ये मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मान कम प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि निग्राहिता कम जो होगी उससे क्या फायदा होगा, धारणशीलता का तो फायदा ये है कि चुंबकत्व तो ज़्यादा होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। निग्राहिता कम होने का क्या फायदा है, निग्राहिता कम होने का फायदा है कि आप लोग अगर उसकी निग्राहिता कम होगी तो उसको आसानी से क्या कर सकोगे, विचुंबकित कर सकोगे। यानी जब निग्राहिता कम होती है तो आसानी से उसे क्या किया जा सकता है, विचुंबकित किया जा सकता है। इसलिए निग्राहिता कम किसकी होती है, नरम लोहे की होती है। इसलिए अपने क्या काम में लिया जाता है, नरम लोहे को काम में लिया जाता है। कुछ एक गुणों इसमें अगर और देखें तो एक गुण इसमें आता है कि H के किसी भी मान के लिए नरम लोहा जो होता है उसमें I का मान अधिक होता है, और I का मान अगर अधिक होगा तो जो नरम लोहा होगा उसकी पारगम्यता भी क्या होगी, अधिक होगी। I का मान किसी भी मान के लिए क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। I का मान अगर अधिक है तो काईएम किसके समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। इससे जो आपके पास में पारगम्यता आने वाली है वो पारगम्यता भी किसकी ज़्यादा होगी, नरम लोहे की ज़्यादा होगी, ठीक है। आप लोग सीधा सीधा ये भी याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, कि नरम लोहे की पारगम्यता क्या होती है, ज़्यादा। ये विद्युत प्रवृत्ति, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये तो पारगम्यता किसकी ज़्यादा होती है, नरम लोहे की ज़्यादा होती है। तो उसकी अगर पारगम्यता ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं क्या हो सकेगी, उसको पार करके दूसरी जगह पहुंच सकेगी। इसलिए अपने जो थोड़ी देर पहले ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ट्रांसफार्मर के अंदर किसकी क्रोड काम में ली जाती है, नरम लोहे की क्रोड जो है उसे काम में लिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र रेखाएँ उसको पार करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सके। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आता है वो आता है कि जो शैथिल्य ह्रास है, शैथिल्य ह्रास वो किसका कम है, यानी ऊर्जा हानि चुंबकन और विचुंबकन में किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। ये डिपेंड करेगा किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका क्षेत्रफल कम है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो कच्चे लोहे वाला क्षेत्रफल है ये तो कम है, और जो कठोर लोहा है इसका वक्र बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में नरम लोहा है, आपके पास में क्या है, जो नरम लोहा है, नरम लोहे की जो शैथिल्य हानि है वो क्या है, कम है। नरम लोहे की शैथिल्य हानि क्या है, कम होती है। नरम लोहा जो है उसकी शैथिल्य हानि क्या होती है, कम होती है। और जो कठोर लोहा आपके पास में होता है या जो कठोर चुंबकीय पदार्थ आपके पास में होते हैं उनकी शैथिल्य हानि का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उनकी शैथिल्य हानि का मान ज़्यादा होता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, शैथिल्य ह्रास किस पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल डिपेंड करेगा। तो शैथिल्य हानि जो है वो किसकी कम है, नरम लोहे की कम है। अगर नरम लोहे की, ये देख सकते हो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो किसकी बेटर है, नरम लोहे और कठोर लोहे की तुलना में। या आप लोग बोल सकते हो कि इस्पात और स्टील जो है उनके मध्य कौन बेटर रहने वाला है, तो जो कच्चा लोहा आपके पास में है वो बेटर रहने वाला है। इसलिए अपने जो विभिन्न कार्य होते हैं उनके लिए किसका चुनाव किया जाता है, नरम लोहे का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो अपने सामान्यतः जो कार्य होते हैं इसके लिए किसे काम में लिया जाता है, नरम लोहे को काम में लिया जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ अपने को धारणशीलता ज़्यादा चाहिए, कहाँ निग्राहिता ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, धारणशीलता कम ज़्यादा कहाँ चाहिए, कहाँ पारगम्यता ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ कम होनी चाहिए। शैथिल्य हानि तो कहीं भी नहीं चाहिए कि अपने नहीं चाहेंगे कि ऊर्जा की हानि अपने ज़्यादा हो, ठीक है। शैथिल्य हानि, ये मैं आपको बता देता हूँ कि शैथिल्य हानि कम कैसे होगी। तो ये अभी अपने पढ़ा है कि क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। शैथिल्य हानि का मतलब है कि आप लोग चुंबक बना रहे हो, विचुंबकित कर रहे हो, चुंबक बना रहे हो, विचुंबकित कर रहे हो, चुंबक बनाते हो अपने ऊर्जा देते हैं, विचुंबकित पर अपने को वो फिर से ऊर्जा देगा। वो जो अंतर आता है दोनों के अंदर वो क्या कहलाता है, शैथिल्य हानि कहलाता है। अपने उसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और उससे ऊर्जा अपने को क्या प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। और इस अंतर को अपने क्या कहते हैं, इस अंतर को अपने कहते हैं शैथिल्य हानि। और जो आपके पास में शैथिल्य हानि है ये किसके अंदर कम होती है, नरम लोहे में कम होती है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करती है क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल किसका कम है, नरम लोहे का कम है,
ठीक है, ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर अपने देखा है कि विभिन्न कार्यों के लिए चुंबकीय पदार्थ जो है उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, या कोमल व कठोर चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, आपकी लास्ट 5वीं यूनिट होगी जिसके अंदर अपने 2 चैप्टर आते हैं, एक तो 9वां चैप्टर और एक 10वां चैप्टर, जिसे अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।